उस रात ट्रक के रेडियो में अचानक ऐसी खरखराहट उठी जैसे कोई स्टेशन नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज बोल रही हो। फिर एक बहुत ही धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि मुझे लगा वह बाहर से नहीं, मेरे ही सिर के अंदर से आ रही है। अगर सुअरों की आवाज सुनो तो लाइट मत जलाना। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी नकली थी, घबराहट में निकली हुई। अभी मेरे चाचा मौरो के खेत तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क पर 12 किलोमीटर और जाना था। और मौरो वैसे भी अजीब बातें करने के लिए मशहूर थे। गांव देहात में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो हर चीज को किसी न किसी शगुन या डरावनी कहानी से जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो आवाज खत्म हुई, ट्रक के साइड में किसी भारी चीज ने जोर से टक्कर मारी। ढप! ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जानवर पूरी ताकत से दरवाजे पर आ गिरा हो। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। स्टीयरिंग मेरे हाथों से लगभग छूट ही गया। हेडलाइट्स ने सामने की अंधेरी सड़क को चीर दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न कोई जानवर, न कोई इंसान, सिर्फ ऊंची झाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बाढ़ और उससे आगे सडन की एक गरम, मीठी, बदबूदार गंध, जैसे किसी खुली कब्र से हवा उठ रही हो। मेरा नाम डैनियल है, और अगर मेरी माँ का फोन 3 दिन पहले नहीं आया होता तो मैं उस जगह कभी नहीं जाता। उसने कहा था कि चाचा मौरो ठीक नहीं है और खेत से जुड़े कुछ काम निपटाने के लिए मेरी मदद चाहिए। मैं उनसे सालों से नहीं मिला था, लेकिन माँ ने इतना जोर दिया कि मैं मान गया। सच यह भी था कि मुझे पैसों की जरूरत थी। मौरो ने आने पर कुछ पैसे देने का वादा किया था, इसलिए मैं तैयार हो गया। वो खेत बहुत अलग थलग था, ऐसी जगह जहां रात जमीन पर लेट जाती है और फिर उठती ही नहीं। जब मैं छोटा था, हम गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिताते थे। मेरी यादों में कुछ धुंधली तस्वीरें थीं, चरमराता बरामदा, झींगुरों की आवाज, रसोई से आती चाची क्लारिस की पुकार और पीछे का सुअर खाना, जहां सुअर हमेशा बेचैन रहते थे। वे एक दूसरे पर चढ़ते रहते, मिट्टी को नोचते रहते, और वहां से एक भारी सी, सड़ी सी, लोहे जैसी गंध उठती रहती। मुझे वह सुअर खाना कभी पसंद नहीं था। सुअर भी अजीब थे, वे ऐसे देखते थे जैसे जानवर नहीं, कोई बीमार इंसान हो। मेरी चाची की मौत के बाद चाचा मौरो बदल गए थे, और सख्त और सूखे, और उनकी आंखों के नीचे गहरी परछाइयां उतर आई थीं। उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया, शहर आना जाना छोड़ दिया। फिर गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता वे चोरी का मांस बेचते हैं, कोई कहता जानवरों के बचे खुचे हिस्सों से पुराने तांत्रिक काम करते हैं। मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। गांव में बातें वैसे भी हवा की तरह फैलती हैं। कोई एक चिंगारी फेंक दे तो पूरी रात जल उठती है। लेकिन जब मैं वहां जाने के लिए तैयार हुआ, तब मेरे अंदर कहीं कुछ ऐसा था जो पहले ही डर चुका था, जैसे तर्क से पहले ही मेरा शरीर समझ चुका हो कि कुछ गलत है। तभी ट्रक के साइड पर फिर टक्कर हुई, इस बार और जोर से। मुझे खुरों या नाखूनों के धातु पर घिसटने की आवाज सुनाई दी। लियो मेरे साथ था, आगे वाली सीट पर। वह मेरी मामी का बेटा था, शहर में पला बढ़ा और इन देहाती डरावनी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। वह उन लोगों में था जो हर चीज पर हंसते हैं जब तक हंसना बंद न करना पड़े। उसने धीरे से कहा, कुछ है साइड में? मैंने गला साफ किया, कुछ नहीं है। लेकिन आवाज रुक चुकी थी, और उसके बाद जो सन्नाटा आया वह बहुत खराब था। वह सामान्य रात वाला सन्नाटा नहीं था जिसमें हवा, कीड़े और दूर के जानवरों की हल्की आवाजें होती हैं। यह खालीपन था, जैसे पूरा रास्ता किसी ऐसी चीज ने निगल लिया हो जिसने अपनी सांस रोक रखी हो। कुछ ही देर बाद हमें खेत का फाटक दिख गया। वह खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ झूल रहा था। बाढ़ के एक खंभे पर लकड़ी का तख्ता कील से ठोका गया था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। जब मैंने हेडलाइट की रोशनी डाली तो शब्द साफ दिखे, रात में अंदर मत आना। लियो ने हंसने की कोशिश की, वाह क्या ड्रामा है, लेकिन उसकी हंसी वहीं मर गई। खेत के अंदर से एक आवाज आई, एक गहरी, भारी, कई गले वाली गुर्राहट, जैसे बहुत सारे जानवर एक साथ सांस ले रहे हों। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तब भी ऐसा लगा जैसे अंधेरा और गहरा हो गया हो। हम कुछ पल चुप बैठे रहे। फिर वही आवाज आई, धीमी, गंदी, भूख से भरी। शायद सुअर होंगे, लियो ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने खुद को यही समझाने की कोशिश की,
आखिर खेत था, सूअर तो रहते ही होंगे। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सूअर जैसा नहीं लगा। वो भूख जैसी लगी, ऐसी भूख जो समय के साथ और बड़ी हो जाती है। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। कच्ची मिट्टी का रास्ता घर तक जाता था। ऊपर ढलान पर घर था, अंधेरे में डूबा हुआ, खिड़कियां बंद, बरामदा चुप। बाईं तरफ शेड था, दाईं तरफ सूअर खाना, और सूअर खाने से ही बदबू आ रही थी। सड़ी मांस, खून, गीली मिट्टी और कुछ ऐसा जो बहुत देर से मरा नहीं था। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे उतरा। रोशनी की लकीर ने पहले जमीन दिखाई, फिर गहरे खुरों के निशान, फिर सूअर खाने से बरामदे तक जाती हुई एक घसीटने की लकीर। वो सूअर के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो। तुम्हारे चाचा ने ये खुला छोड़ दिया होगा, मैंने खुद से कहा। लियो चुप था। वह सूअर खाने को घूर रहा था। अंदर जो सूअर थे वे वैसे नहीं थे जैसे बचपन में याद थे। मैं उन्हें सूअर कहने में भी झिझक रहा हूं। वे बहुत बड़े थे। उनके शरीर पर मोटी, गंदी, ऊबड़ खाबड़ चमड़ी थी। कुछ के शरीर पर गोल गोल पुराने घावों के निशान थे। कुछ की आंखें धुंधली और सफेद पड़ चुकी थीं। एक सूअर जमीन पर पड़ा हुआ था और बाकी उसे ऐसे नोच रहे थे जैसे उन्हें जल्दी हो। भयानक आवाजें आ रही थीं, गीली, चिपचिपी, चबाने की, हड्डियों के टूटने की। उस दृश्य को देखकर मेरे पेट में ऐंठन हुई। लियो ने मुंह फेर लिया। घिनौना है। तभी घर के अंदर से एक चीख आई, छोटी सी, टूटी हुई, और फिर अचानक बंद, जैसे किसी ने किसी का मुंह दबा दिया हो। हम दोनों भागे। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही नमी, केरोसिन और एक सड़ती हुई गंध ने स्वागत किया। रसोई बुरी हालत में थी। सिंक में गंदे बर्तन, मेज पर सूखे हुए खाने के निशान, दीवारों पर मरी हुई मक्खियां चिपकी थीं। मेज पर 3 खाली प्लेटें रखी थीं और उनके पास एक बड़ा चाकू था जिस पर गहरे भूरे रंग के दाग थे। लकड़ी के टेबल पर उंगलियों के निशान भी थे, जैसे किसी ने गिरने से बचने के लिए उसे बहुत जोर से पकड़ा हो। पापा, लियो ने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज अब पुकार नहीं रही थी, बस एक डरी हुई फुसफुसाहट थी। हम ऊपर के गलियारे की तरफ बढ़े। हर कदम पर फर्श कराह रहा था, जैसे घर खुद हमारे आने से खुश नहीं था। चाचा मौरो के कमरे के पास पहुंचते ही दीवार के पीछे से एक अजीब आवाज आने लगी। कोई चल नहीं रहा था। लकड़ी के भीतर से नाखूनों जैसी कोई चीज रगड़ रही थी। दरवाजा बंद था। मैंने खटखटाया, फिर आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मैंने कंधे से धक्का दिया। दरवाजा झटके से खुल गया। कमरा अंधेरा, बंद और भारी था। हवा में कई दिनों से उथल पुथल नहीं हुई थी। कमरे के बीचों बीच चाचा मौरो बिस्तर पर बैठे थे। पीठ हमारी तरफ थी। हे भगवान, लियो के मुंह से निकल गया। मौरो के हाथों में एक कांच का जार था और उस जार में दांत थे। जानवरों के दांत भी, इंसानों के दांत भी, छोटे बड़े, टूटे हुए, पीले, सफेद, जैसे किसी पागल ने सालों तक उन्हें जमा किया हो। डैनियल, उन्होंने बिना मुड़े कहा। उनकी आवाज बहुत भारी और खुरदरी थी। तुम लोग देर से आए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यहां हुआ क्या है? उन्होंने बहुत धीरे धीरे सिर घुमाया। उनके चेहरे का बायां हिस्सा सूजा हुआ था, जैसे कोई गहरा कांटा या जलाया गया हो। एक आंख आधी खुल रही थी, होंठ फटे हुए थे। चेहरा थकान और दर्द से खिंचा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। दरवाजा बंद करो, उन्होंने कहा, और बरामदे की रोशनी अंदर मत आने देना। उन्हें उजाले में बेहतर दिखता है। उन्हें कौन? लियो ने कांपते हुए पूछा। मौरो ने एक फीकी सी हंसी हंसी। जो भूखे हैं। कुछ कहने से पहले ही पीछे खिड़की पर जोर की टक्कर हुई। कांच कांप उठा। फिर दूसरी टक्कर, फिर तीसरी। मैंने टॉर्च घुमाई। खिड़की के बाहर बहुत पास एक सूझा हुआ, गीला सा ठूठन दबा हुआ था। उसके बाद एक फीकी आंख रोशनी में चमकी। वो जानवर तेज सांसें ले रहा था। फिर उसके दांत दिखे, सूअर के दांत नहीं, बहुत लंबे, टेढ़े, नुकीले, जैसे इंसानी दांत हों। कुछ पर सूखा खून भी लगा था। वह मुंह खोलकर कांच पर जीभ फेरने लगा। मौरो अचानक उठे और मेज पर रखी लैंप बुझा दी। अंधेरा हम पर जैसे गिर पड़ा। खिड़की की तरफ मत देखो,
उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मत पुकारना, लाइट मत जलाना, ये सीख जाते हैं। क्या सीख जाते हैं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। तुम्हारा नाम, उन्होंने कहा। उसके बाद दीवार पर एक और टक्कर हुई, फिर छत पर कुछ भारी चीज घिसटी, जैसे कोई जानवर ऊपर चढ़ गया हो और धीरे धीरे अपने नाखूनों या खुरों से छत पर चलता जा रहा हो। मौरो ने हमें कमरे से बाहर खींच लिया और दरवाजा भीतर से लोहे की कुंडी से बंद कर दिया। अब घर में बस हल्का सा लाल प्रकाश था जो गलियारे के आखिरी सिरे से आ रहा था। लिविंग रूम में एक अजीब सा सेटअप था, बुझी हुई मोमबत्तियां, नमक की लकीरें, पुरानी तस्वीरें, गहरे पानी की कटोरी और एक चमड़े की रस्सी जो किसी खूंटे पर लटक रही थी। एक कपड़े का बोरा भी था जो हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ सांस ले रहा हो। चाचा, लियो ने लगभग रोते हुए पूछा। मौरो ने हमें पीछे की तरफ धकेला। अगर समझना है तो पहले शेड बंद करना होगा, फिर सब बताऊंगा। शेड? मैंने कहा। आप समझ नहीं रहे? कुछ है जो इस घर को तोड़ने वाला है, और अगर सुअरों को बंद नहीं किया तो वो यही करेंगे। तभी मुझे समझ आया कि जो आवाज पहले सुनी थी वह सुअर खाने से नहीं, शेड से आ रही थी। शेड अलग था, मोटी जंजीरों से बंद था और उसके अंदर कुछ दीवारों को नोच रहा था। मौरो ने पुरानी बंदूक उठाई, चेक की और हमें इशारा किया कि उनके पीछे चलें। हम पिछवाड़े गए। जमीन पर चारे के दाने बिखरे थे, छोटे सफेद हड्डियों के टुकड़े पड़े थे और मिट्टी में गहरे घसीटने के निशान बने थे। बदबू और तेज थी, खून, गोबर, सड़ते मांस और लंबे समय से बंद गंदगी की मिलावट। शेड तक पहुंचते पहुंचते मेरी आंखों में पानी आने लगा। वह घर से कुछ ही मीटर दूर था। लकड़ी की दीवारें नमी से फूली हुई थीं। दरवाजा मोटी लोहे की पट्टियों से मजबूत किया गया था। मौरो ने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर दो हिस्से थे। एक तरफ औजार, चारे की बोरियां, धातु के बर्तन और लकड़ी के डिब्बे थे। दूसरी तरफ जालियों के पीछे अंधेरा था। वहां कुछ बड़े आकार की चीजें धीरे धीरे हिल रही थीं। पीछे एक और दरवाजा था, आधा खुला। उसके अंदर से ठंडी नम हवा आ रही थी, जैसे किसी गुफा की सांस। मौरो ने बंदूक अंधेरे की तरफ तान दी। बहुत शांत हैं, उन्होंने कहा, और तभी मैंने एक फुसफुसाहट सुनी। डैनियल! मैं जम गया। लियो मेरी तरफ मुड़ा। तुम कुछ बोले? मैं जवाब देता उससे पहले दूसरी आवाज आई। डैनियल, इधर आओ। वो मेरी मां की आवाज थी। मेरे शरीर में जैसे बर्फ उतर गई। मैं अनजाने में आगे बढ़ा ही था कि मौरो ने मेरा हाथ झट से पकड़ लिया। मत सुनो, उन्होंने कहा। मत जवाब दो, ये नकल करते हैं। मां की आवाज फिर आई, रोती हुई, टूटी हुई। बेटा प्लीज। लियो की आंखें फैल गईं। अंदर कोई है। मौरो ने जमीन पर थूक दिया। जो बचा है वही। तभी पीछे वाला दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हुआ। फिर तीसरी बार इतनी जोर से बंद हुआ कि ताला हिलने लगा। मौरो ने तुरंत गोली चलाई। धमाका इतना तेज था कि सन्नाटा चीर गया। अंदर से चीखें उठी, लेकिन वे सुअरों की नहीं थीं, उनमें इंसानी पीड़ा थी। दरवाजा झटके से खुल गया और जो बाहर निकला उसे देखकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। वो एक सुअर था, या उसका कोई बचा खुचा रूप। उसका शरीर बहुत बड़ा था। चमड़ी कई जगह से फटी और सिलती हुई लग रही थी, जैसे उसे बार बार जोड़ा और फाड़ा गया हो। उसका थूथन अजीब तरह से छपटा था, लेकिन सबसे भयानक बात थी उसका मुंह। उसके मुंह में सूअर के दांत नहीं थे, इंसानी दांत थे, लंबे, टेढ़े, टूटे हुए। उसकी आंखें काले कोयले जैसी थीं, और जब उसने सिर उठाया तो उसके गले में एक जंग लगी चेन लटक रही थी, और उस पर मेरी चाची क्लारिस की शादी की अंगूठी बंधी थी। लियो चीख पड़ा। मौरो ने फिर गोली चलाई। इस बार उसके कंधे में लगी, लेकिन वह गिरा नहीं। वह पागल की तरह आगे झपटा। उसने चाचा को जमीन पर गिरा दिया और उनके बाजू में दांत गड़ा दिए। वो आवाज आज भी मेरे दिमाग में है, गीली, भद्दी, हड्डियों के टूटने जैसी। मैंने पास की कुदाल उठाई और उसके सिर पर वार किया। एक बार, दो बार, तीसरी बार। उसकी खाल हिली, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। तभी मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा।
बहुत गहराई में एक छोटी सी इंसानी परछाई, जैसे कोई अब भी अंदर जिंदा हो लेकिन भूख के पीछे बंद। सुअर ने मोरो का हाथ छोड़ा और रात में भाग गया, शेड की लकड़ी को ऐसे चीरता हुआ जैसे वह कागज हो। फिर बाकी बाहर आने लगे, 1, 2, 5, शायद और। हर आकार के सुअर, लेकिन सब गलत। कुछ के छोटे सींग थे, कुछ के कान नहीं थे, कुछ की पीठ पर ऐसी दरारें थीं मानो खुले घाव हों। वे आंगन में फैलने लगे, हवा सूंघते हुए, जैसे किसी ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया हो। तभी मुझे समझ आया, शुरुआत में जो आवाज सुनी थी वो सिर्फ भूख नहीं थी, वो राहत थी। जैसे वे किसी ऐसे पल का इंतजार कर रहे थे जब निकलने का रास्ता खुल जाए। घर के अंदर जाओ, मोरो चिल्लाए। अभी। हम दौड़े। पीछे सुअरों की गुर्राहटें गूंज रही थीं। खुरों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे युद्ध का ढोल बज रहा हो। हम भीतर घुसे और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बाहर से धक्के लगने लगे, दीवारें कांपने लगीं। कोई अंदर नहीं आ रहा था, कोई घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रसोई में मोरो ने अपना जख्मी बाजू सिंक में डाला और नल खोल दिया। पानी लाल निकला। उन्होंने गाली दी और एक कपड़े से घाव बांध लिया। ये क्या है? लियो ने कांपते हुए पूछा। मोरो ने उसे देखा। उनकी आंखों में ऐसी थकान थी जैसे वह एक रात की नहीं बल्कि कई सालों की हो। ये वही है, उन्होंने कहा, जो तब होता है जब भूख को बहुत देर तक खुला छोड़ दिया जाए। सीधे सीधे बताइए, मैं चिल्लाया। मेरी माँ ने मुझे 3 दिन पहले फोन किया, कहा आप हमें बुला रहे हैं और अब आपके शेड में राक्षस हैं, घर खून से भरा है और मेरी चाची की अंगूठी एक जानवर के गले में है। मोरो की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। तुम्हारी माँ ने फोन नहीं किया? उन्होंने धीरे से कहा। क्या मतलब? लियो फुसफुसाया। मतलब यह कि तुम्हारी माँ ने वही किया जो वो हमेशा करती है, बस इतना बताया जितना चाहिए था। मोरो ने हमें बताया कि 1 साल से ज्यादा पहले उन्हें सुअर खाने से आवाजें सुनाई देने लगी थीं। शुरू में उन्होंने इसे थकान समझा, फिर मरे हुए जानवर मिलने लगे, फिर बिना सिर की मुर्गियां, फिर कुत्ते गायब होने लगे। जब उन्होंने देखा सुअर बदल चुके थे, वे बड़े हो गए थे और हिंसक भी। एक सुअर ने अकेले एक बछड़े की छाती फाड़ दी थी, दूसरे ने एक नशे में धुत मजदूर की आंखें नोच ली थी। मैंने सब बेचने की कोशिश की, मोरो ने कहा, खेत बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वे रुक गए, फिर बोले, क्लैरिस के पिता इस चीज को जानते थे। वह कहते थे अगर भूख को बहुत मांस और बहुत डर खिला दिया जाए तो वह वापस आने का रास्ता सीख जाती है। कहाँ? मैंने पूछा। मोरो ने मेरी तरफ देखा। इंसानों के अंदर। तभी सामने की खिड़की टूट गई। एक खून से सना सुअर सिर अंदर घुस आया। लियो पीछे हटकर गिर पड़ा। सुअर ने कांच के टुकड़ों के बीच से शरीर घुसाने की कोशिश की। उसकी चमड़ी लकड़ी और कांच से कट रही थी, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। और तभी मैंने उसकी गर्दन पर फंसे कपड़े के टुकड़े देखे। उसके बीच सफेद बालों की एक लट थी। वह किसी जानवर की नहीं थी, किसी इंसान की थी। मोरो ने गोली चलाई और वह सुअर गिर गया, लेकिन वह मरा नहीं, बस तड़पता रहा। मारना काफी नहीं, मोरो ने कहा, जब तक भूख है वे लौटते रहेंगे। फिर वे एक पुरानी अलमारी की तरफ दौड़े, उसे खोला और वहां से एक मोटी पुरानी कॉपी निकाली। उसके पन्ने दागदार थे और लिखावट बहुत सख्त, जल्दी जल्दी की हुई लग रही थी। उसमें खेत के नक्शे बने थे, सुअर खाने के चारों ओर गोल घेरे थे, नाम थे, तारीखें थीं और कुछ पंक्तियां बार बार लिखी थीं। पहली को बच्चों को मत देने देना, चौथा कोना मत खोलना, मुर्दे की आवाज सुनो तो देर हो चुकी है। अंत में एक पुरानी तस्वीर थी, मेरी चाची क्लैरिस की। उसकी आंखें काली स्याही से खरोंची हुई थीं। नीचे लिखा था, उसने खिलाने का फैसला किया। मैंने कांपते हुए पूछा, इसका मतलब क्या है? मोरो ने कॉपी जोर से बंद कर दी। मतलब यह कि तुम्हारी मां सब जानती थी। उस पल मेरे पूरे शरीर में ठंड उतर गई। मुझे कॉल याद आई, मां की आवाज याद आई और फिर एक वाक्य याद आया जो उन्होंने फोन रखते समय कहा था, अगर वह बहुत नरम लगे तो उस पर भरोसा मत करना। तब मुझे वह बात समझ में नहीं आई थी। अब सब उलट रहा था। लियो ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी मां को कुछ नहीं पता। मोरो ने उसकी ओर देखा। तो बताओ,
उन्होंने कहा। उसने तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजा? लियो का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? कल दोपहर तुम्हारी मां ने मुझे फोन किया था, मोरो बोले। कहा था कि तुम दोनों आ रहे हो और मुझे तुम दोनों को आधी रात तक जिंदा रखना है। लियो लगभग कांपते हुए पीछे हट गया। नहीं, उसने तो कहा था कि डैनियल को कुछ काम निपटाने हैं और मुझे भी वही बताया गया था, मैंने धीरे से कहा। बस इतना कि मामला जरूरी है। मोरो की हंसी बहुत थकी हुई थी। तो वही हुआ जो वो हमेशा करती है, बस इतना बताती है जितना जरूरी हो। तभी घर फिर जोर से हिला। सामने का दरवाजा टूटने लगा था। बाहर बहुत सारे सुअर इकट्ठा हो चुके थे। मोरो ने कॉपी का आखिरी पन्ना खोला और मुझे दिखाया। उसमें घर के नीचे का एक नक्शा बना था, बीच में एक लाल क्रॉस। वहां उन्होंने चूल्हे के नीचे की तरफ इशारा किया। जड़ वही है। अगर मैं उसे जला दूं तो शायद सब रुक जाए। शायद, मैंने चौंक कर कहा। इस चीज के साथ पक्की बात नहीं होती। एक और जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा। सुअर घर को घेर चुके थे। मैं उनके खुरों की आवाज, गुर्राहट और लकड़ी पर दांतों की टकटक साफ सुन सकता था। लियो फर्श पर बैठा कराह रहा था। उसकी टांग से खून बह रहा था। वह बहुत पीला पड़ चुका था। मेरा मन भागने को कह रहा था, लेकिन नीचे से आने वाली वह गूंज मुझे वहीं रोके हुए थी, जैसे मैं चुना जा चुका था। मोरो ने फर्श के नीचे छिपी छोटी सी पट्टिका खोली। अंदर से ठंडी, सड़ी, सीलन भरी हवा बाहर आई। वहां संकरी सीढ़ियां थीं, जो नीचे मिट्टी की सुरंग में जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर के नीचे कब्र खोद रखी हो। उन्होंने मुझे केरोसिन का एक झुक दिया। अगर मैं वापस ना आया, उन्होंने कहा, तो सब जला देना। नहीं, मैंने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने बहुत अजीब सी नजर से मेरी तरफ देखा। तुम बहुत पहले से मेरे साथ हो डैनियल, उन्होंने कहा। तुम्हें बस पता नहीं था। और नीचे उतर गए। तब सोचने का वक्त नहीं था। नीचे से ऐसी भयानक दहाड़ आई कि पूरा फर्श हिल गया। सामने का दरवाजा टूट गया। सुअर भीतर घुस आए, एक बाढ़ की तरह। वे एक दूसरे पर चढ़ते हुए, चीखते हुए किचन की ओर दौड़े। मेरी मां जैसी आकृति उनके बीच खड़ी थी। उसने दोनों हाथ फैलाए जैसे वह किसी रस्म का हिस्सा हो। एक सुअर उसके ऊपर चढ़ गया और उसमें समा गया। मैंने लियो को पकड़ा और खींचने लगा। वह अब भी जिंदा था, लेकिन सदमे में था। सीढ़ियों के नीचे से मोरो की चीख आई। वह चीख इंसानी थी और फिर धीरे धीरे किसी और चीज में बदल गई। घर के नीचे की चीज कराह उठी। दीवारें फटने लगी, फर्श धंसने लगा। एक गहरा काला धुआं बाहर आने लगा, जिसमें जली हुई मांस की गंध थी। मुझे समझ आ गया कि अब कोई वापसी नहीं। मैंने लियो को खिड़की तक घसीटा और कांच के टुकड़ों के बीच से बाहर धकेल दिया। हम बाहर गिर पड़े। आंगन अब छायाओं से भरा था। मैं पीछे भागा, लगभग फिसलते हुए, और तभी घर के अंदर से एक गहरी, लगातार गूंजने वाली कराह उठी, जैसे कोई विशाल चीज अंदर से जाग रही हो। जब मैंने पीछे देखा तो किचन की खिड़की के भीतर मेरी मां की आकृति दिखी। वह सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी, राहत थी, और वह शायद सबसे डरावनी बात थी। फिर तहखाने में विस्फोट हुआ। वो साफ विस्फोट नहीं था, जैसे जमीन फट गई हो। घर बीच से खुल गया। लकड़ी के ढांचे में आग भड़क उठी। एक भयानक दहाड़ती लपट ऊपर उठी। सुअर हर दिशा में भागने लगे, कुछ जंगल की तरफ, कुछ बाढ़ से टकरा गए, कुछ जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। लाल रोशनी में मैंने घर के चारों ओर इंसानी पैरों के निशान भी देखे, जैसे यह भूख बहुत समय से इंसान और जानवर दोनों रूपों में चल रही हो। लियो जमीन पर गिर पड़ा। वह रो भी रहा था और हंस भी रहा था। मैं उसके पास बैठ गया, लेकिन मेरी नजरें आग पर थीं। किसी एक पल के लिए मुझे तहखाने में मोरो की परछाई दिखी, या शायद सिर्फ उसकी आत्मा, जो ऊपर देख रही थी, जैसे अंत को स्वीकार कर रही हो। और उसके पीछे सफेद आंखों की एक कतार धुएं में चमक उठी। जब छत गिरी तो इतनी तेज आवाज आई कि मैं कीचड़ में गिर पड़ा। मैं वहीं पड़ा रहा। सांस नहीं आ रही थी, कान बज रहे थे, और मैं देख रहा था कि कैसे चाचा मोरो का घर रात के बीच एक जलती हुई कब्र बन गया। सारी हवा में जली हुई मांस की बदबू फैल गई। बाकी सुअर जंगल में खो गए।
लेकिन मुझे पता था ये जीत नहीं थी, बस एक बिखराव था। सुबह बहुत धीरे धीरे धूसर और बीमार सी रोशनी के साथ आई। लियो जिंदा था लेकिन बुखार में बड़बड़ा रहा था। उसकी टांग बुरी तरह फटी हुई थी, हर कदम दर्द से भरा था। मौरू का कोई अता पता नहीं था, न मेरी माँ का न किसी और का, सिर्फ राख, कीचड़ और जंगल की तरफ जाती घसीटने की लकीरें। जाने से पहले मैंने फाटक के पास एक नई तख्ती देखी, वहां पहले नहीं थी। जंग लगे कील से ठोकी गई थी और उसी लाल रंग से लिखी हुई थी। इस बार लिखा था, आंख खोलने के लिए धन्यवाद। मैं कुछ सेकंड तक हिल नहीं पाया। हवा तख्ती को हिला रही थी और पीछे जंगल बिल्कुल चुप था, इतना चुप जैसे सुन रहा हो। मैं फिर कभी उस खेत पर नहीं गया। लियो बच गया, लेकिन महीनों तक कहता रहा कि उसे अपने कमरे की दीवारों के अंदर सुअरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेरी माँ गायब हो गई। मौरो का डेथ सर्टिफिकेट कभी नहीं बना। पुलिस ने बस जली हुई चीजें और खाली सुअर खाना देखा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबके लिए वो बस एक ग्रामीण खेत में लगी आग थी। लेकिन कभी कभी रात में मुझे वही गंध फिर से आती है, कीचड़, खून, जली लकड़ी, और फिर रेडियो जैसी कोई खरखराहट सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दूर की आवाज वापस आने की कोशिश कर रही हो। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ याद है, फिर समझ आया कि वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। आज मैं शहर में रहता हूँ, 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट में, मिट्टी से दूर, जंगल से दूर, उस सब से बहुत दूर। लेकिन 3 हफ्ते पहले जब मैं आधी रात को उठा तो बालकनी पर कीचड़ के निशान थे, छोटे, गहरे, ताजा, खुरों के निशान, और उनके बगल में लिविंग रूम की कांच वाली दीवार पर मेरा अपना प्रतिबिंब नहीं था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सूअर खड़ा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कमरे का अंधेरा, गीली मिट्टी की असंभव सी गंध और दरवाजे के दूसरी तरफ धैर्य से सांस लेती हुई भूख।